everyone, welcome to Pashusala's YouTube channel, Pashushala, a dynamic platform for cattle sale and purchase. And here I am, Priya Parashar, a part of Pashushala family. और आज मैं आप लोगों से बात करूंगी आरबी सिंड्रोम के बारे में। आरबी सिंड्रोम है क्या? आरबी सिंड्रोम एक रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर है जिसमें कैटल नॉर्मली ईस्ट्रस साइकिल में आती है, कोई वेजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल हो रहा होता है, कोई क्लिनिकल अबनॉर्मेलिटीज़ नहीं होती है, एक बार काविंग भी हो गई होती है एंड 10 इयर्स उम्र भी फैक्टर नहीं होता है, बेसिकली 10 इयर्स से कम होती है, बट स्टिल वो कंसीव नहीं कर पा रही होती है। आप एआई करवा लो, मेटिंग करवा लो, कुछ भी करवा लो कंटिन्यूस बेसिस पे। मोटे मोटे शब्दों में अगर मैं बताऊं तो एक काउ जो है वो नॉर्मल हीट में आ रही होती है लेकिन कंसीव नहीं कर पा रही होती है। रिप्रोडक्टिव एबिलिटी जो एक कैटल की होती है वो एक की इंग्रेडिएंट होती है एज फार एज डेयरिंग इज कंसर्न। और 1 काफ क्रॉप पर ईयर यानी कि विदाउट ब्रेक एक काफ का जन्म एक डेयरी फार्म में हर साल वो होना बहुत ज़रूरी होता है उस फार्म के मुनाफे के लिए। गुड रिप्रोडक्शन एंड गुड प्रोडक्शन एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। एक काऊ की लाइफ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट जो होता है वो होता है पार्चुरेशन का, जब वो माँ बन रही होती है। उसके बाद एक कंटिन्यूअस साइकिल चल रही होती है जिसमें कंसेप्शन आता है, फिर उसके बाद काफ का बर्थ होता है जिसको हम काविंग बोलते हैं, एंड देयर आफ्टर एक प्रॉपर लैक्टेशन चल रहा होता है। सही टाइम पे आरडी सिंड्रोम का पता चलना वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अदरवाइज वो एक डेयरी फार्म को फेलियर के तरफ लेकर के जाता है एंड अल्टीमेटली एक फार्मर या डेयरी फार्म को लॉस का सामना करना पड़ता है। आप पूछोगे लॉस कैसे होगा, कैसे हो सकता है लॉस? आप कंटिन्यूअस बेसिस पे एआई करवा रहे हो, उसमें आपके एक्सपेंसेस लग रहे हैं। कंटिन्यूअस बेसिस पे आपको जब पता चल जाता है कि आपकी कैटल या फिर आपकी डेयरी फार्म की जितनी भी काउस है उस पर्टिकुलर डिजीज से जूझ रही है, आप मेडिकल हेल्प लेते हो, मेडिकेशंस कराते हो, उसमें आपके पैसे लग रहे हैं। नॉन प्रोडक्टिव काउ है जो प्रोड्यूस नहीं कर रही है, उसको रखना, उसको मेंटेन करना वो अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है, जो कि एक डेयरी फार्मर और एक डेयरी फार्म पे एक हेवी फाइनेंशियल लॉस को लेकर के आता है। सो दिस इज व्हाट इट इज। नाउ वी विल मूव अप टू द नेक्स्ट एंड वी विल डिस्कस अबाउट द अदर पॉइंट। बात करेंगे इसके कॉजेज़ के बारे में कि इस डिजीज़ का कॉज क्या होता है। जैसा कि इसका नाम सजेस्ट कर रहा है, रिपीट ब्रीडिंग सिंड्रोम, यानी कि अगर हम एक बुल को कंटिन्यूसली मेटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं वो एक रीज़न हो सकता है, जेनेटिकल रीज़न हो सकता है, एज फैक्टर हो सकता है कैटल में, जेनाइटल ट्रैक, यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब में अगर कुछ इश्यूज आ रही है, सीओडी यानी कि सिस्टिक ओवेरियन डीजेनरेशन एक रीज़न हो सकता है, मैल न्यूट्रिशन, कैटल का सही से फीडिंग नहीं हो पा रही है वो एक रीज़न हो सकता है, ओवरवेट अंडरवेट कैटल का होना वो भी एक रीज़न है। अगर बात की जाए कि हम जान रहे हैं कि हमारी कैटल हीट में आ चुकी है और हम एएम पीएम रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा रीज़न है। इसके बारे में मैं बाद में आप लोगों से बात करूंगी। एंड क्लाइमेटिक फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर, ये सारे कॉजेज होते हैं इस पर्टिकुलर डिजीज़ के होने के। लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं बात करूंगी प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में। रिकॉर्ड कीपिंग कहीं पे भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। हमें प्रॉपर पेडिग्री जो कैटल का डिटेल्स होता है वो सेव करना होता है। दूसरी बात हुई कि हम एक पर्टिकुलर बुल को, जैसे रिपीट ब्रीडिंग सिंड्रोम है तो एक पर्टिकुलर बुल को हम बार बार अपने फार्म पे नहीं यूज़ करेंगे, मैक्सिमम 3 इयर्स तक यूज़ करेंगे और फिर उसको सर्कुलेट कर देंगे। कभी भी फादर और डॉटर की मेटिंग हम नहीं करवाएंगे। जिस बुल को जेनाइटल ट्रैक में प्रॉब्लम है उसको हम यूज़ नहीं करेंगे। जो काउ ऑलरेडी इस पर्टिकुलर सिंड्रोम से जूझ रही है उसको हम ब्रीड नहीं करेंगे, बिकॉज ये जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है। प्रॉपर फीडिंग कैटल का ध्यान रखेंगे, मिनरल मिक्सचर खिलाएंगे, बाकी सारी चीज़ें खिलाएंगे। जब एआई हो रहा होता है तो वो वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं करेंगे। नेक्स्ट चीज़ कि हम वाटर हमेशा एम्पल अमाउंट में कैटल को पिलाएंगे। बात की जाए उसके अपकीपिंग की तो टेम्परेचर कंट्रोल का हम पूरा ध्यान रखेंगे। जिस एआई गन को यूज़ किया जा रहा है ब्रीडिंग में वो एक बार इंसर्ट करने के बाद रीयूज़ नहीं करेंगे।
सीमेन स्ट्रॉ जो है एक बार एक कैटल में यूज़ हो गया तो उसको नाइट्रोजन सिलेंडर में नहीं डालेंगे, अदरवाइज़ वो पूरा जो सीमेन है उसको कॉन्टैमिनेट कर देगा। एक्स्ट्रा हम कैटल को खली नहीं खिलाएंगे, जिसको हम केक बोलते हैं, ऑयल सीड केक बोलते हैं, बिकॉज वो अल्टीमेटली फीटस को हार्म करता है। तो ये सारी चीज़ों का बेसिकली हम ख्याल रखेंगे अगर हमको अपने कैटल को इस पर्टिकुलर सिंड्रोम से बचाना है तो। So basic this note I would like to conclude this particular topic. Do like, share and subscribe to our channel. पशुशाला टीम की तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आगे फिर आपसे मुलाकात होगी with new topic and new discussion. Thank you.